बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म या उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी हम खुराक खाते हैं, तो हमारी खुराक के एक निवाले में डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। लाइक सपोज़ अगर हम देखें कि अगर हम कोई फूड लेते हैं तो फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और लिपिड या फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। तो खुराक के निवाले में जब ये तीनों कंस्टिट्यूएंट्स न्यूट्रिशन कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, तो जैसे ही हम निवाला लेते हैं तो माउथ में हमारी खुराक की मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि इस खुराक के निवाले में जैसे ही ये माउथ में जाता है तो माउथ में मौजूद जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन, एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसको कहते हैं सलाइवा, जो कि मेडिकली में इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहते हैं एमाइलेज या टाइलिन। और एक खुराक में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से ग्लूकोज जो हमारे टंग के नीचे जो कैपिलरीज हैं वहाँ से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड का हिस्सा बनते हैं। बाकी मानदा फूड जैसे ही हमारे गट में पहुंचता है, मींस कि जब ये स्टमक तक पहुंचता है तो स्टमक में मौजूद यहाँ पर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलके खुराक में मौजूद जो प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड। फिर यही फूड जैसे ही यहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम पे जब ये पहुँचता है तो यहाँ पर पेनक्रियाज से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस आता है और उसमें मौजूद जो एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज पर मौजूद जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, तो ये खुराक के बाकी मानदा जितने भी सेमी सॉलिड जो फूड कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स पर मुश्तमिल होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस और लिवर से जो बाइल आएगा विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, तो बाइल और प्लस पेनक्रियाटिक जूस जिसमें एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज होंगे, ये चारों मिल के खुराक की मुकम्मल डाइजेशन को इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाएगा और रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही अभी डाइजेशन का जो हम प्रोसेस बता रहे थे कि जैसे ही यहाँ पर खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुँचेगा तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि पेनक्रियाज और लिवर इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द टोटल फूड। तो होता क्या है कि पेनक्रियाज के अगर हम देखें तो पेनक्रियाज बेसिकली एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। जिस तरह के लिवर भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज भी हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे पाया जाता है। और होता क्या है कि पेनक्रियाज के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट में पेनक्रियाज का अगर हम ये देखें, ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ दी एक्सोक्राइन पार्ट एंड द रेड कलर दैट इज़ दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दैट इज़ द एंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये कुछ एसिनार सेल्स पर मुश्तमिल होता है और ये एसिनार सेल्स जो हैं ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज। और ये तीनों मिलके जैसे कि लाइपेज जो है फैट्स को या लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीएज जो है वो बाकी मानदा जो प्रोटीन है उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे और एमाइलेज जो है जो बाकी मानदा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरह यहाँ पर पूरी फूड जो है जो हमने ली होगी वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होकर डिज़ोल्व होके एब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द ब्लड। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो पेनक्रियाज का दूसरा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन पार्ट जो है ये कुछ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक स्पेशलाइज सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि कहलाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये मज़ीद फिर 3 किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि कहलाते हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल जो है ये बेसिकली ग्लूकागॉन एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, इसके साथ साथ बीटा सेल जो है इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टेटिन एक्स्टेरॉयडल हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अब अगर हम प्रोसेस देखें तो जब तक फूड की डाइजेशन हो रही होती है इन द गट, तो यहाँ पर पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एक्टिव होता है और वो मुसलसल जो है एक डाइजेस्टिव जूस जो कि पेनक्रियाटिक जूस कहलाता है वो रिलीज़ करता है ताकि फूड की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट इंश्योर हो सके। जैसे ही फूड डाइजेस्ट होकर ब्लड में
एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पर हमारे ही गट से, यहाँ पर गट में एंटेरो एंडोथीलियल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, और वो केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो कहलाते हैं एन्क्रेटिन्स। एन्क्रेटिन्स जो है ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं, GLP और GIP, GLP-1 और GIP, ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड और ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक जो पॉलीपेप्टाइड है, और ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये दोनों जो है यहाँ पर एंडोथीलियल, एंटेरो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो कि अगर हम उसको और स्पेसिफाई करें तो बेसिकली ये यहाँ पर इलियम और कोलोन में कुछ L टाइप सेल्स होते हैं जिनसे ये बेसिकली रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू व्हेन द फूड इंटर इनटू द ब्लड, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जैसे ही फूड यहाँ पर फुली डाइजेस्ट होकर विद द हेल्प ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट और लिवर से जो बाइल आता है उसकी मदद से जैसे ही फूड 100% डाइजेस्ट होकर, डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब होने लगता है इनटू द ब्लड, तो यहाँ पर हमारी ही जो गट के जो सेल्स हैं वो ये इंक्रेटिन्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये इंक्रेटिन्स बेसिकली मैसेज दे रहे होते हैं पेनक्रियास को। यहाँ पर पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को एक्टिव करेंगे, और पेनक्रियास के जो एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर चूंकि जैसे ही ब्लड में चूंकि फूड डाइजेस्ट होकर जब ब्लड में एंटर होगी तो यहाँ पर खुराक में मौजूद ग्लूकोज भी मौजूद होगा। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे ही गट के सेल्स ये इंक्रेटिन्स L टाइप सेल जो कि एंटेरो एंडोथीलियल सेल्स हैं, L टाइप सेल्स, यहाँ से ये इंक्रेटिन्स रिलीज करते हैं। ये इंक्रेटिन्स बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं उन सेल्स को एक्टिव करते हैं। लाइक सपोज जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये इंक्रेटिन्स मैसेज देंगे एंडोक्राइन, पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को जो कि मुश्तमिल होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पर, जिसमें मौजूद जो बीटा सेल्स हैं इनको मैसेज देंगे कि भाई आप जो है इंसुलिन रिलीज़ करें बिकॉज ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रहा है और ना इट्स टाइम टू नीड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी। तो जैसे ही बीटा सेल्स को मैसेज मिलेगा तो बीटा सेल जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होती है कि जैसे ही मैसेज मिलता है थ्रू द इंक्रेटिन्स, बीटा सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस है वहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो जीन नंबर 11 जो है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन नंबर 11 है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो होता क्या है, यहाँ पर डीएनए जो है, बेसिकली जो डीएनए है वो एक्सप्रेस्ड होगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, और ट्रांसक्रिप्शन की वजह से यहाँ पर डीएनए जो है एक मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए जब प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से ये राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम इसको पिक करेगा। तो राइबोसोम के जैसे कि हमने कहा कि दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका 30 सब यूनिट्स होता है, एक 50 सब यूनिट्स। 30 सब यूनिट जो है उस मैसेंजर आरएनए के जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्क्रिप्ट है उसको रीड करेगा। जैसे ही वो उसको रीड करेगा तो इसके रिस्पॉन्स में मैसेंजर आरएनए का जो राइबोसोम का 50 सब यूनिट है वो उसके रिस्पॉन्स में इस सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड बार है या जो स्क्रिप्ट है उसके रिस्पॉन्स में ये कुछ अमाइनो एसिड्स रिलीज़ करेगा। जैसे ही यहाँ पर अमाइनो एसिड्स रिलीज़ होंगे, ये अमाइनो एसिड्स जो है ये इसको पिक करेंगे हमारे एंडोथीलियल कुछ हमारे सेल के अंदर ही हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस एंजाइम होते हैं जो बेसिकली इस अमाइनो एसिड्स को एक स्पेशलाइज फॉर्म में या यूँ समझ लें कि एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर इससे जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, एक्साइल करते हैं। इसके बाद इस स्ट्रैंड को पिक करता है
एपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो गोगी बॉडी या गोल्जी बॉडी जो है जो इसको पिक करता है, तो इसको यहाँ पर भी स्पेशलाइज इंजाइम होते हैं जो इसको एक स्पेशलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो प्री प्रो इंसुलिन जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अटेन किया था उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रो इंसुलिन। तो यहाँ पर गोल्जी एपरेटस में जो प्री प्रो इंसुलिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रो इंसुलिन में, और प्रो इंसुलिन से यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एंजाइम की मदद से यहाँ पर इसका ये जो एक पार्ट है ये इससे रिमूव कर दिया जाता है। जब ये पार्ट रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स रह जाते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से आपस में कनेक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉलर स्ट्रैंड होती है जिसको ए स्ट्रैंड कहा जाता है, और एक लार्जेस्ट स्ट्रैंड होती है जिसको बी स्ट्रैंड कहा जाता है। तो लार्जेस्ट स्ट्रैंड जो है ये 20 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, और जो बिगर या लार्जेस्ट जो स्ट्रैंड होता है ये 31 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह टोटल जो एक्टिव इंसुलिन है दैट इज़ दी पेप्टाइड, बेसिकली एक प्रोटीन इन नेचर होता है, और ये 51 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है, नाउ वी हैव एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, और ये जो बार है जो यहाँ से डिटैच हुई है ये इन द फॉर्म ऑफ सी पेप्टाइड फंक्शन करती हैं, जिसका अभी तक बायोलॉजिकल कोई इसका फंक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ सी पेप्टाइड का। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह फूड के रिस्पांस में हमारी ग्लूकोज जो है बॉडी किस तरह उसको यूटिलाइज़ करती है और मेटाबोलाइज करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इंसुलिन जो है बीटा सेल से कैसे रिलीज़ होता है, और ये हमारी बॉडी में किस तरह यूटिलाइज़ होता है, और कौन कौन से जो बाकी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो ग्लूकोज की बैलेंस जो हैं वो किस तरह मेंटेन रखते हैं इन द ब्लड। थैंक यू सो मच।